Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture, we will cover one more important topic of घटना चक्र that is लोकपाल and important commission. ये एक चैप्टर अलग से दिया गया है आपके बुक में, एंड में है, लास्ट के 3-4 चैप्टर्स में से एक है लोकपाल एंड इम्पॉर्टेंट कमीशंस, राइट। उस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस चैप्टर में है उनको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, समझेंगे, और जो याद करने वाली चीज़ें उनको याद भी करेंगे। इसमें और भी कमीशंस के बारे में दिया है, NHRC वगैरह के बारे में, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, सो बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि किसके किसके बैकलॉग चल रहे हैं, राइट। तो आप लोगों ने कमेंट में बताया कि किसके किसके बैकलॉग चल रहे हैं। आप लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और रीज़न भी बताया कि क्यों बैकलॉग चल रहे हैं, राइट। देखो, कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ देम एज वेल, जो इतने सारे इश्यूज़ होने के बावजूद इन लेक्चर्स को देखना मैनेज कर रहे हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े, कुछ लोग अपनी पूरी किसी के फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, फादर का, मदर का, किसी को पूरी फैमिली मैनेज करना है। बीइंग अ गर्ल, शी इज़ अ मदर, और उसके बावजूद वो पढ़ाई कर रही हैं, छोटे बच्चे को संभाल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत तरह तरह के कमेंट्स थे, एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतनी जिम्मेदारियों के साथ साथ भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने ड्रीम के लिए गिव अप नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट जिंदा है। देखो, लाइफ में जब आप किसी चीज़ से लड़ते हो ना, किसी चीज़ के लिए लड़ते हो, तो लड़ते तो आप हो, मगर एक चीज़ और ज़रूरी होता है माइंडसेट का, कि किस माइंडसेट से लड़ रहे हो। आपके पास जितने भी चैलेंजेस हो, उन चैलेंजेस से आप जूझ तो रहे हो ना दिन रात, उन चैलेंजेस के साथ जूझते हुए पढ़ाई कर रहे हो। चैलेंजेस तो रहेंगे ही, ठीक है। कभी फैमिली का प्रेशर है, किसी को शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, किसी की फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, किसी को किसी दूसरे के हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज करना पड़ रहा है, किसी को खुद ही हेल्थ इशू है, या फिर कोई डिप्रेशन में है, किसी को एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मगर इवेंचुअली आप आते हो ना इन लेक्चर्स पे, इनको खोलते हो, देखते हो, कोई अटेम्प्ट करते हो, है ना, कर रहे हो ना फाइट लाइफ में। तो याद रखना, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि सैड रह रह के काम किया जाए, और एक ये कि जैसा भी जो भी चल रहा है खुश रह के काम किया जाए, ठीक है। तो अगर आप खुश रह के काम करोगे तो आपको लाइफ थोड़ी सी इजी लगेगी। आज हम सब कमेंट में लिखेंगे लाइफ इज़ इजी, जैसी भी लाइफ हो, ठीक है। लाइफ आपकी जैसी भी चल रही है, आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसी भी मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ मेरे लिए आसान है, लाइफ इज़ ईजी। और लाइफ को ईजी अगर लिखोगे, लाइफ को ईजी मानोगे, तो सब कुछ धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आई विश यू ऑल वेरी 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 गुड लक। जो भी जहाँ भी जैसे भी स्ट्रगल कर रहा है, सब अपनी अपनी जगह सक्सेस पाओ, यही मेरी आप सबको बेस्ट विशेज़ है। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे लोकपाल की। लोकपाल का ओरिजिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ओम्बुड्समैन के कॉन्सेप्ट में। ये क्या है? देखो, ओम्बुड्समैन एक इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसमें कोई ऑर्डिनरी सिटीजन जा करके कंप्लेन कर सकता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो सही से काम नहीं कर रही हैं, बहुत करप्शन है उसमें। ये ओम्बुड्समैन का आइडिया सबसे पहले आया था स्वीडन में इन 1809। इसका बेसिक पर्पज़ यही था कि जितने भी सिटीजन्स हैं स्वीडन में, वो अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सके कहीं पे। अगर कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी सिटीजन्स को अनफेयरली ट्रीट करती हैं, तो सिटीज़न जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था ओम्बुड्समैन का, जो पहली बार 1809 में स्वीडन में आया था। ये आइडिया स्वीडन से इंडिया कैसे आया? इंडिया को भी एक सिमिलर मैकेनिज्म चाहिए था, जहाँ पे लोग करप्शन को, माल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कर सके, जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन वगैरह कर रहे हैं उनकी शिकायत की जा सके। तो एक आइडिया प्रपोज किया गया, एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया टू कंप्लेन अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज। क्या था वो आइडिया? कि एक लोकपाल बनाया जाए सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त बनाया जाए, राइट। लोकपाल रहेगा सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त रहेंगे स्टेट लेवल पे, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को वैलिडेट करा था फर्स्ट ARC ने इन 1966 में, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन किया गया था 1966 में, जिसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये तो याद ही रहेगा ना, फर्स्ट ARC के चेयरमैन मोरारजी देसाई थे। ARC मोरारजी, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। 1966 में फर्स्ट ARC बना था, इसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, और इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त अब बन जाने चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला था ये चीज़, ओके।
बोला था कि जो हमारा इनकी एक्चुअली रिपोर्ट थी उसका नाम भी नोट कर लो, ठीक है। एक इंटरिम रिपोर्ट, इनका नाम टाइटल था रिपोर्ट का, प्रॉब्लम्स ऑफ रीड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस। ये जो इंटरिम रिपोर्ट थी, प्रॉब्लम ऑफ रीड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस, ठीक है, ये सबमिट करी। इसमें बोला गया कि एक लोकपाल होना चाहिए, एक लोकायुक्त होना चाहिए, राइट। मतलब एक एक लोकायुक्त होना चाहिए स्टेट्स में। लोकपाल क्यों होना चाहिए? टू डील विथ कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग मिनिस्ट्रीज एंड सेक्रेटरीज, राइट। मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी के कंप्लेंट के लिए लोकपाल होना चाहिए। लोकायुक्त क्यों होना चाहिए? टू डील विथ कंप्लेन अगेंस्ट अदर अथॉरिटीज, जो बाकी दूसरी अथॉरिटीज हैं, राइट। तो याद रखना 1966 की फर्स्ट ARC की रिपोर्ट पे ये सारी रिकमेंडेशन है, ओके। अब ये जो फर्स्ट ARC था, इसका ओवरऑल गठन किया क्यों गया था? नाम से पता चला भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं। 1966 में इसका गठन किया गया था, राइट। तो गवर्नमेंट ने, याद रखना कि जनवरी 1966 में इसको फर्स्ट ARC को सेटअप किया था, राइट। उस टाइम इसके चेयरमैन रखे गए थे मोरारजी देसाई। बाद में मोरारजी देसाई ने क्या किया, अगले साल मार्च 1967 में ARC के चेयरमैनशिप से रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि उनको अपॉइंट किया जाने वाला था एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इन इंदिरा गांधीज कैबिनेट। तो ऑब्वियसली किसी को कैबिनेट मिल रहा है तो ARC के चेयरमैन क्यों रहेंगे वो। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया मार्च में, और फिर फर्स्ट ARC में ही चेयरमैन को रिप्लेस किया था 1967 में के हनुमंथैया ने। याद रखना, फर्स्ट ARC के पहले चेयरमैन मोरारजी देसाई थे, उसके बाद अगले साल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर के हनुमंथैया आए, इन्हें चेयरमैन बनाया गया फर्स्ट ARC का, ओके। फिर इन्होंने कमान संभाली, और जब तक कमीशन का काम ख़त्म नहीं हुआ 1970 तक, तब तक यही इसके चेयरमैन थे, ओके। याद रखना इस चीज़ को। के हनुमंथैया कौन थे, क्यों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे? क्योंकि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके थे मैसूर स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके थे के हनुमंथैया। तो ये सारी बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। पहले मोरारजी देसाई थे, फिर के हनुमंथैया थे। फर्स्ट ARC का पता चल गया आपको, और लोकपाल का ओरिजिन भी यहीं से है, समझ आ जाना चाहिए आपको, ओके। अब आप सोचोगे सर रिपोर्ट तो इन्होंने 1966 में सबमिट कर दी थी, फिर 70 तक क्या कर रहे थे? ये इंटरिम रिपोर्ट थी, तुरंत पहली रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट अलग होती है, फाइनल रिपोर्ट तो 1970 के बाद आई थी, राइट। अब लोकपाल बिल्स की हिस्ट्री को जानते हैं। जो पहला लोकपाल बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, वो लाया गया था 1968 में, फोर्थ लोकसभा के टाइम। तो क्वेश्चन याद रखना आएगा, कौन सी लोकसभा में पहला लोकपाल बिल लाया गया था? फोर्थ लोकसभा में, ठीक है। और ये लोकसभा में पास भी हो गया था, जन लोकपाल बिल लोकसभा में पास भी हो गया था। लेकिन क्या ये पास हो गया इसका मतलब एक्ट बन गया था? नो, एक्ट नहीं बना था तब, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, मतलब बिल का पार्लियामेंट्री प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ था, उसके पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, तो ये बिल लैप्स कर गया था, ओके। सो इस वजह से फोर्थ लोकसभा में इंट्रोड्यूस तो हुआ था, ठीक है, मगर पास नहीं हो पाया था। लोकसभा में पास हो गया था, बट ये कानून एक्ट नहीं बन पाया था, राइट। याद रखना इस चीज़ को। तो कोई पूछेगा कि पहली बार लोकपाल बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बोलना आप कि 1968 में किया गया था, फोर्थ लोकसभा में किया गया था, ठीक है। 1969 में ये लोकसभा में पास भी हो गया, लेकिन ये लॉ नहीं बन पाया, याद रखना इस चीज़ को, ओके। ये तो हो गई बात लोकपाल की, जो सेंट्रल लेवल पे था। वहीं अगर लोकायुक्त की बात करें, तो महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन 1972, ठीक है। महाराष्ट्र में एक लोकायुक्त पास किया गया 1971 में, जिसके तहत महाराष्ट्र में लोकायुक्त गठन हुआ इन 1972। इतना ही याद रखना, ओके। ऑल्दो उड़ीसा हैड ऑल्सो पास द एक्ट इन 1970, इट केम इनटू फोर्स ओनली इन 1983, ठीक है। उड़ीसा ने भी 1970 में एक्ट पास किया था, लेकिन ये क्योंकि 1983 में फोर्स में आया था, इसीलिए महाराष्ट्र को ही माना जाता है कि सबसे पहले जो इस्टेब्लिश करने वाला स्टेट था लोकायुक्त को, वो महाराष्ट्र था। तो हमेशा याद रखना, व्हिच स्टेट इस्टेब्लिश द लोकायुक्त फर्स्ट? महाराष्ट्र ने सबसे पहले किया था, ओके। उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी का भी पता होना चाहिए आपको, राइट। तो उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त एक्ट है वो 1975 का है। इसके तहत लोकायुक्त जो है वो अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करते हैं। लोग स्टेट में लोकायुक्त तो शिकायत करेंगे, लोकायुक्त जांच वाँच करके सबमिट करेंगे रिपोर्ट गवर्नर को, ओके। तो गवर्नर जो है इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे इन बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आपका लोकायुक्त का प्रोसीजर होता है वर्किंग का, ओके। तो हमने देख लिया ओरिजिन सेंट्रल लेवल पे पहले महाराष्ट्र में है, और सेंट्रल लेवल पे पहले 1968 में था, फिर 1969 में ये पास भी हुआ, बट एक्ट नहीं बन पाया। और स्टेट लेवल पे जो ओरिजिन सबसे पहला है वो महाराष्ट्र में है, ओके। एंड यूपी में 1975 में है।
सो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उड़ीसा में भी बिल पास हो गया था, मगर वो फोर्स में 1983 में आया, है ना। सो ये सारी बातें याद रखना। इसके अलावा 2013 वाला जो अन्ना हज़ारे आंदोलन के बाद आया था, राइट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इसमें स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल बनाया गया था यूनियन लेवल पे, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त ऑफ 2013 में क्या बनाया गया था, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया लोकपाल का एट यूनियन लेवल, ओके। इसमें कौन कौन होगा इस लोकपाल में, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे, चेयरमैन प्लस मैक्सिमम 8 मेंबर्स, मतलब इससे कम हो सकते हैं बट 8 मेंबर से ज़्यादा नहीं, चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स मैक्सिमम, ये लोकपाल का वो होगा कंपोजिशन, ठीक है। याद रखना ये जो मेंबर्स होंगे इसमें 50% जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, और 50% जो होने चाहिए मिनिमम 50% जो है इसमें SC ST OBC और वुमेन कैटेगरी से होने चाहिए लोकपाल में मेंबर्स में। ये सारी चीज़ें भी थी कानून में, ओके। इसके अलावा एक फॉर्मर जस्टिस थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, ये इंडिया के पहले लोकपाल बनाए गए 2019 में। पिनाकी चंद्र घोष 2019 में इंडिया के पहले लोकपाल बनाए गए, तो पिनाकी का नाम याद रखना, ओके। तो अभी तक हमने लोकपाल के बारे में क्या क्या फैक्ट्स पढ़े, हमने पढ़ा ओम्बड्समैन का ओरिजिन स्वीडन से है 1809 में, राइट। फिर फर्स्ट ARC का गठन हुआ 1966 में, जिसने लोकपाल और लोकायुक्त तो पहली बार रिकमेंड किया। फर्स्ट लोकपाल बिल कब आया, 1968 में आया, राइट। लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो, लोकसभा में पास हो गया था बट एक्ट नहीं बन पाया, है ना। और अगर पूछा जाए पहला ऑपरेशन लोकायुक्त कहाँ पे बनाया गया, तो महाराष्ट्र में बनाया गया, ठीक है, 1972 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट कब आया, 2013 में आया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फीचर याद रखना कि ये एक्ट पास हो गया था 2013 में, ये एक्ट जो है कहीं ना कहीं ये एक्ट कहीं ना कहीं फोर्स में भी आ गया था 2014 में, मगर फर्स्ट लोकपाल कब अपॉइंट हुए, 2019 में। पिनाकी चंद्र घोष ये 2019 में जाके फर्स्ट लोकपाल बने, राइट। तो याद रखना इनको। आपके घटना चक्र में कुछ कमेटीज़ के नाम दिए हुए हैं, उन कमेटीज़ को जान लो कौन सी कमेटी किससे जुड़ी हुई थी। जैसे वोहरा कमेटी ऑफ 1993 जो है उसका मेन पर्पस था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को स्टडी करना। पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी में जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको स्टडी करना, मेनली जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का जो नेक्सस बन रहा है उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक है। ये सब इस कमेटी का काम था। 1993 की कमेटी है। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे, इसके चेयरमैन बनाए गए थे NN वोहरा। तो NN वोहरा का नाम भी याद रखना, ठीक है। क्यों थी ये कमेटी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन प्लस क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट नेक्सस की जांच पड़ताल करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो वोहरा कमेटी कैसे याद रखोगे, अभी तो आप पढ़ लोगे, निकल लोगे कि भाई चलो वोहरा कमेटी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन से थी, मगर लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए याद ऐसे रखना कि भाई क्रिमिनल्स जा रहे थे, जैसे पॉलिटिशियंस अगर कोई क्रिमिनल जा रहा है तो पीछे तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो रहा भाई क्रिमिनल पॉलिटिशियन जा रहा है, वो रहा, ठीक है। तो वो रहा, वो देखो वो रहा, वो क्रिमिनल पॉलिटिशियन जा रहा है, वो रहा, तो वो रहा बस, ठीक है, वो रहा क्रिमिनल पॉलिटिशियन। इस तरह से याद रखना है इसको। राजमन्नार कमेटी की बात करें अगर, तो राजमन्नार कमेटी एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट की कमेटी थी। 1969 में इसका गठन किया गया था। बेसिकली ये कमेटी जानी जाती है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए। स्टेट्स को ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी, तभी तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। तो ऑब्वियसली इस कमेटी की रिकमेंडेशन यही होगी कि भाई स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है। तो राजमन्नार कमेटी 1969, जब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें इस कमेटी का जिक्र आता भी है, राइट। तो राजमन्नार कमेटी बनाई गई थी 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा इस कमेटी ने ये बोला था, एग्जैक्टली ये नहीं बोला था कि आपको IAS और IPS को एबॉलिश करना है, ये बोला था कि जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज को एबॉलिश किया जाना चाहिए और स्टेट्स का कंट्रोल होना चाहिए उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उस पर स्टेट्स का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज को एबॉलिश करने की बात सबसे पहले किसने बोली थी, राजमन्नार कमेटी ने, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी, ठीक है। और कब बनाई थी, 1969 में। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ओरिजिन है 1993 के एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। आपको पता है आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं। ऐसा ही एक ऑर्डिनेंस 1993 में लाया गया था उस टाइम के प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या नाम था उसका, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस।
जो कि आगे चल के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बना इन 1993 सितंबर। और अक्टूबर 1993 में एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे उभर कर सामने आया। तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए कि एनएचआरसी कब बना था। 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी बना था एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि एक्ट के तहत पास हुआ था ना, तो संवैधानिक तो नहीं है, ये तो स्टैट्यूटरी है, कानून के थ्रू बनाया गया है, राइट। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 12 अक्टूबर 1993। एग्जैक्ट डेट याद रखना, पूछा जा सकता है, एनएचआरसी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट डेट कैसे याद रखोगे? अगर आप बार बार किसी ह्यूमन का राइट का वॉल्यूशन करोगे ना, तो अब एनएचआरसी वाले आके आपको आपकी औकात दिखा देंगे। बार बार किसी का ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन करोगे, एनएचआरसी वाले आके आपकी औकात दिखा देंगे। तो बार बार औकात, 12 अक्टूबर, इस तरह से आपको 12 अक्टूबर याद रखना है। बाकी 1993 तो याद रह ही जाएगा, उसी साल आपका ऑर्डिनेंस आया था। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये 1993 का है, 12 अक्टूबर। बार बार वॉल्यूशन, औकात दिखा दी, याद रखना इसको। अब कोई बॉडी बनाई गई है, कोई कमीशन बनाया गया, तो कुछ इसके चेयरमैन होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे। कौन कौन होता है इसके? जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर प्रेसिडेंट डायरेक्टली किसी को भी अपॉइंट नहीं कर देंगे। पहले एक कमेटी बैठेगी 6 मेंबर की, जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगी कि भाई इनको चेयरमैन बनाइए, इनको मेंबर बनाइए, तब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? रिकमेंडेशन देंगे। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कौन देगा? 6 मेंबर कमेटी देगी। उस 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी को लीड करेंगे। ठीक है, और आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा उसमें होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, याद रखना चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, राइट। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये कर लो। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे, याद रखना इसको। तो पीएम हो गए हमारे, आप इमेजिन कर लो तो सही रहेगा, राइट। एनएचआरसी में किसको चेयरमैन बनाना है, किसको मेंबर बनाना है, इसके लिए 6 मेंबर की कमेटी बिठाई गई है। इसमें मोदी जी हैं हमारे, ओम बिरला जी हैं, राइट। डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश जी हैं, है ना, और राहुल गांधी हैं और अमित शाह हैं, राइट। ये लोग मिल करके प्रेसिडेंट को बता रहे हैं भाई कि आप इनको चेयरमैन बनाइए, इनको मेंबर बनाइए। तो इस तरीके से आपको इमेज बना लोगे तो याद आएगा कौन कौन था, है ना। सिंपल है ना, देखो पीएम है और एचएम है। पीएम होम मिनिस्टर तो वहीं हैं, दोनों हाउस के एक तो स्पीकर आ रहे हैं, एक जगह से डिप्टी चेयरमैन आ रहे हैं, और दोनों हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों रहेंगे, बस इतने लोग हैं, 6 मेंबर हो गए, 2 2 2 6 मेंबर हो गए ना। ईजी है याद रखना, कोई भी चीज़ ध्यान से पढ़ोगे ना हमेशा तो ईजी हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सुपरफिशियल रीडिंग मारते हो, ऐसे रीडिंग मारते हो बैठे बैठे, बीच में कुछ और थॉट आ रहा है और ख़त्म हो गया चैप्टर, आपको लगेगा हो गया, चलो ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ा था। फिर जब एमसीक्यू आता है सामने, उसमें गलती करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो। इसलिए ध्यान से एक बार थोड़ा टाइम देके अभी पढ़ लोगे तो आगे रिवीजन फटाफट हो जाएगा। अगर अभी जल्दी जल्दी करोगे तो रिवीजन करोगे ना, तो लगेगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये मैं रिवाइज क्या कर रही हूँ, तो फिर से पढ़ रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, इसीलिए लोग रिवीजन नहीं करते, क्योंकि सही से पढ़ते ही नहीं है, तो रिवीजन लगता नहीं है। जब रिवीजन करने बैठते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो फिर से सब कुछ नया पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है पिछला, है ना। तो इतने अच्छे से पढ़ो कि जब आप रिवीजन करो तो रिवीजन फटाफट हो जाए, रिवीजन लगना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं। द फंक्शन ऑफ द कमीशन इज मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। ये जो फंक्शन है कमीशन का, ये सिर्फ रिकमेंडेशन मेनली दे सकता है। एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन हुए हैं, और उनको लेकर के रिकमेंडेशन दे सकता है। जनरली एनएचआरसी पनिशमेंट वगैरह इम्पोज नहीं करते हैं लाइक कोर्ट। ठीक है, एनएचआरसी काम होता है ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करना और रिकमेंडेशन देना। ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी को ये बताना कि भाई ऐसा एक्शन आप लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2019, इसमें 1993 वाले जो एक्ट थे उसको अमेंड किया गया था 2019 में। ओके, क्या हुआ था इस अमेंडमेंट में? 2019 के पहले एनएचआरसी का जो चेयरमैन है उसको फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना ज़रूरी था, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हों, सिर्फ उन्हीं को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया जाता था। 2019 में अमेंड करके ये बोला गया कि अभी जो चेयरमैन बनेगा एनएचआरसी के, वो फॉर्मर सीजेआई भी हो सकते हैं या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अगर वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं तो उनको भी चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है एनएचआरसी का। ठीक है, और पहले ऐसा होता था कि भाई
जो ह्यूमन राइट्स में मेंबर होने चाहिए ना, एनएचआरसी में जो मेंबर होने चाहिए, राइट, कम से कम 2 ऐसे मेंबर होने चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स को लेकर के। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि ऐसे 3 पर्सन्स होने चाहिए जिनको ह्यूमन राइट्स में एक्सपीरियंस हो। ऐसे लोगों को ही इसका मेंबर बनाया जाएगा। पहले 2 लोग ऐसे चाहिए थे जिनको ह्यूमन राइट्स की फील्ड में एक्सपीरियंस हो। अभी 3 लोग ऐसे चाहिए 2019 के अमेंडमेंट के बाद जिनको ह्यूमन राइट्स में एक्सपीरियंस हो। 3 पर्सन्स चाहिए, और इस 3 में से एक एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए उन 3 मेंबर्स में से, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। पहले एनएचआरसी के मेंबर्स का टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स का हुआ करता था। इसको कम कर दिया गया तो 2019 के अमेंडमेंट में, ठीक है, इसको घटा के 3 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। पहले था 5 ईयर्स, 5 और 70, अभी क्या कर दिया 3 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर। तो याद रखना 370 370 370, इस तरह से याद रखना। 370 आर्टिकल है ना, तो 370 एनएचआरसी के लिए याद रखना। मैक्सिमम 3 साल तक या फिर एज ऑफ 70 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वही इनके चेयरमैन और मेंबर्स का टेन्योर होगा। तो एनएचआरसी का टर्म अमेंड हुआ है, याद रखना। पुरानी बुक है आपके पास तो ये अमेंडमेंट याद रखना 2019 वाला, ठीक है। 3 ईयर्स टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, दोनों चीज़ें याद रखना, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं करेंटली हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, एनएचआरसी का चेयरपर्सन अभी कौन है और कब बनाए गए हैं वो पता है आपको? सो ये चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि एनएचआरसी का चेयरपर्सन अभी कौन है, ओके। गूगल पे जाओ करो और कमेंट्स में लिखो इस चीज़ को। अब हम जानेंगे थोड़ा सा स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। जब हमने पंचायती राज चैप्टर पढ़ा था उसमें पता था हमें कि भाई स्टेट के अलग फाइनेंस कमीशन होते हैं, यूनियन फाइनेंस कमीशन नहीं है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ये बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 243I के तहत। और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको, इनके मेंबर्स वगैरह को अपॉइंट करते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ओके। जैसे जो नॉर्मल फाइनेंस कमीशन आप पढ़ते हो सेंट्रल लेवल पे, उसके मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राइट। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हो, मेंबर्स हो, इन सभी को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा, राइट। याद रखना इस चीज़ को। कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? 243I याद रखना, ओके। यूनियन वाला 280 के तहत, स्टेट वाला 243I। स्टेट फाइनेंस कमीशन का सिर्फ यही काम होता है जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस चल रही है उनके फाइनेंसेस की रिकमेंडेशन देना। स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, राइट, याद रखना इसको। आगे बात की गई है सीआईसी की, यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको पता है जब आरटीआई एक्ट बनाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, इसके तहत एक कमीशन बनाया गया। इन्फॉर्मेशन जब मांगोगे तो इन्फॉर्मेशन देगा कौन? एक कमीशन बनाया जाएगा ना उसके लिए। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया गया कि जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन मांगो तो आपको इन्फॉर्मेशन वही दे। इनकी जॉब ये थी, ठीक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के जितनी भी कंप्लेन है, जितनी भी अपील है, जितनी भी पेनल्टी वगैरह इशू करनी है, वो सब काम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का ही होता है। आपने आरटीआई कहीं पे फाइल करी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो कहाँ कंप्लेन करोगे? सीआईसी में कंप्लेन करोगे। जितनी भी कंप्लेन है, अपील्स हैं, वो सब सीआईसी में दर्ज होंगी। तो इन्फॉर्मेशन दिलाना उसका काम है, राइट। उसके बाद सीआईसी को कौन अपॉइंट करता है? पहली बात तो याद रखना 2005 के आरटीआई एक्ट के तहत बना गया, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। और अच्छा, स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है? देखो, बनाया तो ये 73rd अमेंडमेंट के तहत बनाया गया है, बट क्योंकि इसमें आर्टिकल इंक्लूड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई ना 243I। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट सीआईसी जो है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये एक्ट के तहत बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, द टर्म ऑफ द सीआईसी वॉज अप टू 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। जब ओरिजिनल एक्ट बनाया गया था 2005 का, तो जो सीआईसी का टर्म हुआ करता था वो 5 ईयर्स हुआ करता था या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज हुआ करता था, ठीक है। 565 सीआईसी के लिए 565 तय किया गया था। 565 यानी कि 5 ईयर्स या फिर 65 ईयर, जो भी पहले होगा उस आधार पे इनका टेन्योर होगा, ओके, टर्म होगा। लेकिन अब ये प्रोविज़न आउटडेटेड हो गया है, इसमें अमेंड कर दिया गया इस प्रोविज़न को। इसीलिए बोला जाता है कई बार कि आरटीआई को डाइल्यूट कर दिया गया। पहले तो इनका टेन्योर फिक्स था एक्ट के तहत कि 5 ईयर्स से 55 ईयर्स जो भी पहले होगा तब तक ये रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब 2019 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अमेंड किया गया तो इसमें क्या किया गया, जितना भी सीआईसीज़ हैं या जितने भी आईसीज हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जितने भी हैं, ठीक है, इनका जो टर्म होगा, ठीक है, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ओके, और अमेंडमेंट के 2019 वाले रूल्स में क्या तय किया गया, 3 ईयर्स का टेन्योर रहेगा, और ये जो 65 ईयर्स की एज लिमिट थी इसको हटा दिया गया, मतलब टेन्योर जो है इनका 3 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अमेंडेड फॉर्म में कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है टेन्योर वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, 65 ईयर्स भी है, 3 ईयर्स और 65 ईयर्स। पहले 5 ईयर 65 ईयर था, अभी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, 3 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा, है ना। तो याद रखना इस चीज़ को। और ये सिर्फ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पे नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से भी लागू होता है। ठीक है, तो याद रखना ओरिजिनल आरटीआई एक्ट पे 5 साल 65 ईयर्स था, तो 565 को घटा करके 365 कर दिया गया, इस तरीके से याद रखना। ओके, बाकी इस अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ठीक है, चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनकी जो सैलरी अलाउंसेस फैसिलिटीज़ हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। राइट, कुछ फिक्स नहीं है कि सीएफआई से इतना कट के आ जाएगा अपने आप, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हुई ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है सैलरी अलाउंस और फैसिलिटीज़ टाइम टू टाइम। तो याद रखना इस चीज़ को। ये चीज़ दोनों जगह लागू हुई, सेंट्रल पे भी, सीआईसी पे भी, और जो स्टेट में होते हैं स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उन पर भी लागू होगी। ओके, तो आरटीआई का एक्ट याद रखना 2005 का है। ठीक है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंफॉर्मेशन कमीशन वगैरह। राइट, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एक इसमें भी कमेटी होती है। राइट, एक कमेटी होती है, उस कमेटी में 3 लोग होते हैं, बहुत आसान है याद करना, याद रख लो इसको। ठीक है, रिकमेंडेशन कमेटी इसके लिए भी होती है, पीएम होते हैं उस कमेटी में, लोकसभा के लीडर अपोजिशन होते हैं, प्लस एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको पीएम ही नॉमिनेट करेंगे। तो ओवरऑल तो इन दोनों का ही सही रहेगा ना, इनकी बात फिर कौन मानेगा। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, पीएम हो गए, और लीडर अपोजिशन हो गए। ये कमेटी प्रेसिडेंट को जिसका भी नाम रिकमेंड करेगी, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ, वही बनाया जाएगा सीआईसी और आईसी वगैरह। याद रखना इस चीज़ को। एक फैक्ट और याद रखना कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जिनको अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, सीआईसी वगैरह को, राइट, तो इनकी इस ऑफिस की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ये भी मेक श्योर किया गया है कि जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे या सीआईसी होंगे, वो लोग कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट भी। मंडल कमीशन 1979 में बनाया गया था। इसका ऑफिशियल नेम क्या था, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था मंडल कमीशन, याद रखना। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल के द्वारा हेड किया गया था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था जितने भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंडिया में हैं, उनको पहली बात तो आइडेंटिफाई करना, फिर उनका कैसे उनका एडवांसमेंट किया जाए उसके लिए स्टेप्स को रिकमेंड करना। यही इस मंडल कमीशन का काम था। ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग होते कौन है, कैसे इनकी सोशल और एजुकेशनल कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे मंडल कमीशन। ठीक है, फिर मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी जिसके तहत अभी 75% रिजर्वेशन मिलता है ओबीसीज़ को। राइट, इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था उस वक्त की वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, 1990 में। इसके बाद बहुत तगड़ी रिजर्वेशन पर डिबेट छिड़ी थी। तो याद रखना, बीपी मंडल ने रिकमेंड किया और वीपी सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बीपी वीपी अब कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, बीपी ने रिकमेंडेशन दी और वीपी ने एक्सेप्ट कर ली, बीपी वीपी, याद रखना इसको। ठीक है, अब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात करता है, आर्टिकल 315। ओके, 315। चाहे यूपीएससी के गठन की बात हो या स्टेट पीएससीज की, इन सभी का जिक्र जो है 315 में किया गया है। चाहे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी कोई अगर जॉइंट स्टेट पीएससी बनाना हो, ठीक है, तो वो भी 315 के तहत बनाया जा सकता है। ये जो 315 है, याद कैसे रखोगे इसको, ऐसे याद रखना, यूपीएससी में जनरल लोगों की एज लिमिट क्या है, 32 है। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। राइट, तो 326 ये तो लास्ट है, इसके जस्ट एक पहले जो है 31 एज और 5 अटेम्प्ट। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, 315 इस तरह से याद रखना, 326 में से एक माइनस कर देना तो आपका आर्टिकल आ जाएगा। ओके, थोड़ा दिमाग लगा के रखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। स्टेट पीएससी के चेयरमैन और मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करता है। यही चीज़ बस आपको याद रखनी है। ओके, अपॉइंटमेंट
यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहा है, यहाँ पे गवर्नर कर रहा है, लेकिन अगर रिमूवल की बात आ जाए तो चाहे यूपीएससी के मेंबर्स हों, स्टेट पीएससी के हों, रिमूव जो है उनको प्रेसिडेंट ही करेंगे। रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, ये बात याद रखना। ओके। आर्टिकल 323 बात करता है एनुअल रिपोर्ट की। जो यूपीएससी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। गवर्नर को रिपोर्ट देते हैं स्टेट पीएससीज। यूपीएससी रिपोर्ट सौंपेगा प्रेसिडेंट को, स्टेट पीएससी देंगे गवर्नर को। ओके। यूपीएससी का जो खर्चा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा और स्टेट पीएससी का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा। सारी चीज़ें सॉर्टेड है, बस रिमूवल का याद रखना। रिमूव दोनों को ही प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बाकी सब जगह प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है, सीएफआई सीएफएस सब जगह अपना अपना बंटवारा हो रखा है, बट रिमूवल की जहाँ बात आएगी वहाँ प्रेसिडेंट ही होंगे। ओके। अब यहाँ पे आपको 323 322 इतना याद नहीं रहा तब भी चलेगा, बट 315 याद रखना। ओके। ये भी याद रखना कि 315 से लेकर के 323 तक, 323 तक, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं कहीं ना कहीं यूपीएससी स्टेट पीएससी से डील करते हैं। फिर 324 से इलेक्शन वाला शुरू हो जाता है ना। तो अगर ये क्रैक नहीं होंगे एग्जाम तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं लाइफ में, पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। ठीक है। तो वही 315 से लेकर 323 तक स्टेट पीएससीज और यूपीएससी वगैरह रहता है। उसके बाद 324 से इलेक्शन वगैरह के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना इसको, ये आर्टिकल्स की लिमिट भी याद रखना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनाई गई थी? 1990 में। एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 1990 में बनाई गई थी, याद रखना। ठीक है। इस एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो बनाया गया, उसमें मेंशन किया गया है क्या क्या फंक्शन होंगे इस कमीशन के। वैसे नाम से पता लग रहा है भाई, वुमेन को लेकर जितने मुद्दे हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए बनाया गया है नेशनल वुमेन फॉर कमीशन। राइट। याद रखने वाली बात ये है आपके एग्जाम के लिए कि अभी इसका चेयरपर्सन है कौन। तो याद रखना विजय किशोर राहतकर। विजय किशोर राहतकर, ठीक है, राहतकर, विजय किशोर राहतकर जो है वो इसके इस समय चेयरमैन है। ओके। वुमेन की सेफ्टी हो गई, वुमेन की डिजिटल लिटरेसी हो गई, वुमेन की एंटी ट्रैफिकिंग को लेकर के जो भी लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, जेंडर जस्टिस को लेकर जो भी इनिशिएटिव्स हैं, इन सभी चीज़ों पे नज़र बनाए रखता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। याद रखना। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में पास हो गया था, इन्फोर्स भी हो गया था, मगर जो नेशनल कमीशन बनाया गया था वो एक्चुअली 1992 में बनाया गया था। एक्ट पास हुआ था 1990 में, मगर जो कमीशन बना वो 1992 में बना, जनवरी 1992 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना। ओके। ये नहीं कि 1990 में लिख दो करके आ जाओगे। कब बनाया गया? 1992 में इसका गठन हुआ था। ओके। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का? तो जयंती पाठक का नाम याद रखना। जयंती पाठक। अभी कौन है? विजय। फर्स्ट कौन था? जयंती विजय, याद रहेगा ना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी 5 मेंबर्स होते हैं और आपके एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। राइट। याद रखना इस चीज़ को। और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इतना याद रखना, बस एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स, इतना काफ़ी है याद रखना। मुदलियार कमीशन इंपॉर्टेंट कमीशन है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 1952 में। मुदलियार कमीशन, क्या पर्पस था इस कमीशन का? इस कमीशन का बोला था कि भाई हमारी जब भारत आज़ाद हो चुका है, ठीक है, तो हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की एजुकेशन है वो सुधर क्यों नहीं रही है। इन्होंने बोला कि अभी हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें हम अभी भी रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं, ठीक है, उसको शिफ्ट किया जाए, कंप्लीट शिफ्ट हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं हम डाइवर्सिफाइड स्किल बेस्ड लर्निंग पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे जोर डालें रादर देन रट्टू तोता बनने के। ये सारी बातें बोली गई थी। कमीशन ने बोला कि साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्निकल एजुकेशन को कहीं ना कहीं हमें अपने नेशनल डेवलपमेंट के नीड से अलाइन करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को, और कहीं ना कहीं जो पुराना तरीका है रट के भी चीज़ें पास कर लाओ, वो सब चीज़ें अब ख़त्म करनी पड़ेंगी। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि सेकेंडरी एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए कहीं ना कहीं मुदलियार कमीशन को गठन किया गया था। याद रखना ये पहला कमीशन नहीं था ऐसे एजुकेशन के ऊपर आज़ादी के बाद। इसके पहले भी एक कमीशन बन चुका था जिसका नाम था राधा कृष्णन कमीशन, 1948 में ही बनाया गया था। और इसके बाद भी एक बनाया गया था कोठारी कमीशन ऑफ 1964। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना आपका खुद का काम है। राधा कृष्णन कमीशन और कोठारी कमीशन गूगल करो। बीच में आता है मुडलियर कमीशन। कैसे याद रखोगे? मुडलियर कमीशन ने बोला कि मुड़ ले यार, आज़ादी के पहले की तरह ही पढ़ाई करेगा क्या? तरीकों को मोड़ ले, अपने तरीकों को मोड़ ले यार। अब पढ़ाई करने के तरीकों को थोड़ा मोड़ ले, थोड़ा इंप्रूव कर। अब साइंस पे, एग्रीकल्चर पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। तो मुड़ ले यार, शिफ्ट, कंप्लीट शिफ्ट बोल रहे थे ना, अब एजुकेशन में शिफ्ट आना चाहिए। तो मुड़ ले यार, बहुत पहले की तरह पढ़ लिया, अब दूसरी तरह पढ़, इधर मुँह कर, ऐसे मुड़ ले यार, इस तरह याद रखना, मुड़ ले यार कमीशन। ओके। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में बात करें तो प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में।
एबॉलिश कर दिया गया उसको 2014 में। रेडफोर्ड से प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई बस एबॉलिश कर देंगे, 15 अगस्त के दिन बोल दिया। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। याद रखना ये दोनों ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग, सिंपल यूनियन के कैबिनेट से इसको अप्रूव कर दिया गया था। यूनियन कैबिनेट ने रेजोल्यूशन बनाया और उसको फॉर्मेशन हो गया बॉडी का। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ थी, चाहे प्लानिंग कमीशन हो चाहे नीति आयोग हो। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आए दिन पूछा जाता है, आप लोग को पता है कि नहीं नीति आयोग का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसी रिलेटेड इनपुट और डायरेक्शन देने होते हैं वो नीति आयोग देता है। ओके, नीति आयोग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, चाहे वो दिल्ली पुडुचेरी क्यों ना हो। सभी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आते हैं। तो ये सब लोग इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर भी हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते थे और नीति आयोग के भी पीएम ही हैं। याद रखना इस चीज़ को। याद रखना ये एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ आयोग जो लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल वर्डिंग जो होती है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट बॉडी है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। इसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और सभी स्टेट के जो भी यूनियन टेरिटरीज उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर सभी लोग आते हैं, है ना। अच्छा, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चेयरमैन के बाद नीति आयोग में आते हैं कौन? वाइस चेयरमैन। हु इज द करेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? वाइस चेयरपर्सन जो है इस समय नीति आयोग के, उनका नाम है अशोक लहरी। तो अशोक लहरी का नाम याद रखना पहली बात तो, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग में एक सीईओ भी होते हैं। सीईओ कौन है अभी? अनुराग जैन। तो याद रखना अपडेटेड रहा करो, जो भी चीज़ पढ़ो इन सब बॉडीज़ वगैरह में ना अपडेटेड रहा करो, कौन चेयरमैन है क्या है, तो आपको करंट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अशोक लहरी जो है वो इसके वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, राइट। और सीईओ कौन है? अनुराग जैन। ओके, याद रखना इसको। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? विजिलेंस, नाम ही लग रहा है कि विजिलेंटे हैं, राइट। तो इट्स अ मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी करप्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया है, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन में बना था? एक कमेटी बिठाई गई थी करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। कमेटी का नाम था के सनातनम कमेटी, क्योंकि के सनातनम इसके चेयरमैन थे। कैसे याद रखोगे? के संथानम चेयरमैन थे उस कमेटी के जिसने सीवीसी की रिकमेंडेशन दी कि सीवीसी होना चाहिए। के संथानम का नाम ऐसे याद रखना कि भाई करप्शन से बहुत लोगों को सताया जा रहा था बहुत लोगों को। तो के संथानम नाम याद रखना, चेयरमैन थे उस कमेटी के। तो इन्होंने रिकमेंड किया सीवीसी होना चाहिए, राइट। तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी का गठन किया गया 1964 में। संथानम कमेटी बनाई गई थी 1962 में और सीवीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1964 में। याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। क्या सीवीसी को स्टार्टिंग में ही एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था? नहीं, कोई कानून नहीं पास किया गया था। स्टार्टिंग में सीवीसी को बस ऐसे ही बना दिया गया, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी। बट क्योंकि इसके पास फिर उतनी पावर तो रही नहीं, जब आप ना कॉन्स्टिट्यूशनल ना स्टैट्यूटरी हो तो आप तो एक एडवाइजरी बॉडी बन के रह जाओगे, आप कोई एक्शन तो ले नहीं पाओगे कहीं करप्शन होगा तो। इसीलिए फिर सीवीसी को और पावर दी गई। 2003 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को फॉर्मेशन तो 1964 में हुआ था, बट इसको कानूनी दर्जा मिला 2003 के एक्ट के थ्रू। स्टैट्यूटरी बॉडी ये 2003 में बनी जब सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 पास हुआ। तो याद रखना 1964 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, बट आज की डेट में है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए आपको। बहुत लोग सीबीआई और सीवीसी के बीच में कंफ्यूज होते हैं। सीबीआई का काम होता है कि जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हो गए, करप्शन केसेस, सबकी जांच सीबीआई करता है। सीवीसी का काम क्या है? जहां भी मान लो सीबीआई कोई करप्शन के रिलेटेड केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वहाँ पे सीवीसी सुपरिटेंडेंस रखेगा सीबीआई के ऊपर, राइट है, अगर करप्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। सीवीसी खुद कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है बनेगा सीबीआई की तरह। अगर करप्शन की जांच भी करानी है तो सीवीसी सीबीआई से ही जांच करवाएगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। सीवीसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। बात की जाए अगर सीबीआई की, तो सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। यहीं पे ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। सीबीआई का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ओके, तो सीबीआई जो है वो 1963 में इसका फॉर्मेशन होता है। सीबीआई का जो रूट है वो 2 एक्ट से आता है। एक तो है आपका स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, 1941 से, और दूसरा है
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो 1941 के स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू ही सीबीआई का ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। मेनली जो है इसकी जो पावर है ये DSPE एक्ट ऑफ 1946 से ही आती है। तो मेनली आपको एक ही याद रखना है, ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है ना 1946 का, सीबीआई को इसी एक्ट के तहत बनाया गया है। इसको पावर भी इसी एक्ट से मिलती हैं। तो कोई पूछे भाई सीबीआई को कौन से एक्ट से पावर मिलती हैं, तो सीबीआई एक्ट मार के मत आ जाना। सीबीआई को पावर मिलती है DSPE एक्ट ऑफ 1946। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, सीबीआई खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीबीआई को बनाया तो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही गया है, मगर सीबीआई को पावर मिलती है DSPE एक्ट ऑफ 1946 से। याद रखना, सीबीआई खुद स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो आई होप आपको सीबीआई सीवीसी इन सब में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सीवीसी बना था 1964 में, सीबीआई बना था 1963 में। ओके, याद रखना। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। 21 अप्रैल को हर साल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। सबसे पहला ऐसा फंक्शन 2006 में मनाया गया विज्ञान भवन में। क्यों मनाया गया 21 अप्रैल को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1947 में 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिविल सर्वेंट्स का फर्स्ट बैच था, ठीक है, मेटकाफ हाउस में उसको एड्रेस किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए सिविल सर्विसेज डे को हम 21 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आप लोग अगर वॉर रूम में नए हो तो रात को 9 बजे क्विज 9 बजे से क्विज भी स्टार्ट होता है, ठीक है, और 10 साढ़े 10 तक हम लीडर बोर्ड भी दे देते हैं। तो क्विज में पार्टिसिपेट किया करो लाइव वेबसाइट पे जा करके, और अगर आपने वॉर रूम हमारा टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो वॉर रूम इनिशिएटिव ज्वाइन कर लो। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कमेंट में लिखना मत भूलना। लाइफ इज़ easy and all the best for preparations. Thank you.